Assalamu alaikum. Okay, ji, yesterday we started mechanics, or in that mechanics we started first topic kinematics. And in that kinematics, कल हमने पहले तो मेजर हमने ओ लेवल ही रिवाइज किया था। जी सर। सो हमने कल ओ लेवल बेसिकली रिवाइज किया था, और उस लेवल में ये हमने किया था, बेसिकली ग्राफ पहले रिवाइज किए थे। Gradient of displacement time graph gives instantaneous velocity. Gradient of velocity time graph gives instantaneous acceleration. Area under the velocity time graph gives the displacement. So ये हमने displacement time graph और velocity time graph कुछ ड्रॉ करके भी देखे थे। ग्रेडियंट के रेफरेंस से हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने ग्रेडियंट के रेफरेंस से डिस्कस किया कि अगर ग्रेडियंट इस लाइन का कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे इंक्रीजिंग कर्व में ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बिकॉज ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, एंड हियर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट मीन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक, लेकिन ग्रेडियंट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, और ये रिटर्न जर्नी को बेसिकली शो करेगी। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन को शो करता है। सो ग्रेडियंट अगर हमें पता है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हियर ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग मीन एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग मीन एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, और फाइनल स्टेज पे यहाँ पे ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बट यहाँ ग्रेडियंट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, मीन एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों किया? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी जब कम होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसको हम डीसेलरेशन कहते हैं। दोनों ग्राफ्स में वेलोसिटी को अच्छी तरह ऑब्जर्व करें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी को कैसे शो किया जाता है, और वेलोसिटी इटसेल्फ में अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी शो करनी हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो कैसे शो करनी है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से शो होती है, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में शो करना हो तो ऐसे आएगा, ऐसे ये। ओके, अब ये बताइए कि अगर यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ यहाँ क्या हो रहा है? इधर वेलोसिटी में क्या चेंज है? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसे शो करेंगे? इंक्रीजिंग वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसे शो करेंगे? with the increasing curve, with the increasing curve। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इसको डिक्रीजिंग कर्व से शो करेंगे। ये नॉर्मल आपने मैथ्स वगैरह में और कुछ फिजिक्स वगैरह लेते हैं तो उसमें भी करते रहे। सो थोड़ा सा इन्हीं की पहले प्रैक्टिस। ये मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच किया है, कोई लेबलिंग नहीं है, मीन आपको टाइम एग्जैक्ट क्या है 10 सेंटीमीटर, मीन 3 एरियाज मैंने शो किए हैं, 3 लाइन से मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो किया है। इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच करें।
आई डोंट वांट के टाइम क्या था 3 सेंटीमीटर एक्यूरेटली मैंने भी लेवल नहीं किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, आप भी लेवल मत कीजिए। इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच कीजिए। जितना अभी तक समझ आया है उसके मुताबिक। सर इस ग्राफ को क्या करना है? इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच करना है। ओके सर। डन। आपके पास 3 पैचेस थे, वेलोसिटी को सिर्फ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पैच में वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज, ऐसे ही है। सेकंड पैच में वेलोसिटी कांस्टेंट, और फिर वेलोसिटी डिक्रीज। तो मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जाना है और देखना है कि वेलोसिटी इंक्रीज के लिए कैसा ग्राफ होता है। ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। वेलोसिटी इंक्रीज के लिए एक ये कर्व आती है। कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे शो करनी है? स्ट्रेट लाइन से। डिक्रीजिंग वेलोसिटी कैसे शो करनी है? डिक्रीजिंग कर्व से। ऐसे ही है ना? ओके, चलें करते हैं। सो फर्स्ट पैच में आपको वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग मीन आपको वेलोसिटी इंक्रीजिंग कर्व से शो करनी है। सो इंक्रीजिंग कर्व, ये इंक्रीजिंग कर्व बना दी। अब सेकंड पैच में वेलोसिटी कांस्टेंट, सो कांस्टेंट वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन। ये कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसी शो की जाती है ना। एंड लास्ट पैच में वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, सो डिक्रीजिंग कर्व ऐसे। सॉरी, नहीं समझ आई। कर्व कैसे स्ट्रेट होती है? अच्छा, मीन ऐसे हो जाएगी, यूं? क्यों? हाँ जी। सो थ्रू आउट नहीं, वो एक ही पॉइंट जिसपे वेलोसिटी जीरो, बस वो यहाँ पे स्टॉप पे रुक गई है। जी, ये बात समझ आई। अच्छा रिदा, आपने इसको नीचे लेके आए, यहाँ पे वापस किसी तरीके से भी कर्व से लेके आए या जैसे भी लेके आए। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो इस तरह ग्राफ आपके पास आता है वो क्या शो करता है? रिटर्न जर्नी। ठीक है।
आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ जितना मैंने ड्रॉ किया उससे कहीं भी रिटर्न जर्नी शो हो रही है? हमें उसमें नहीं पता चल रहा। वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिटर्न जर्नी कैसे शो करते हैं वो हमारा आज का टास्क होगा, लेकिन अभी तक कहीं पे रिटर्न जर्नी से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नहीं आई। सो सिंपली हमने अंडरस्टैंडिंग, कोई लेबलिंग भी एक्यूरेट नहीं की, हमने सिर्फ ये देखना था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर गिवन हो तो उसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनता है। सो इंक्रीजिंग कर्व के लिए क्या कुछ होता है, आपके पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो तो उसको कैसे ड्रॉ करना है, और कांस्टेंट वेलोसिटी को और डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग वेलोसिटी को कैसे शो करना है। जी आई होप ये समझ आ गई होगी बात। ओके, एक और, अब मैं एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दूंगा। चलिए इन्हीं दोनों को सिर्फ ड्रॉ करें। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करें। अगेन एक्यूरेसी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ दोनों पैचेस के लिए देखना चाहता हूं कि आप ग्राफ कैसा स्केच करेंगे। एक्यूरेसी, कोई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस लेबल नहीं करना आपने, और वो लेबल कर भी नहीं सकते क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करना है। ये हो गया। दोनों ग्राफ्स, जो दोनों पैचेस हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, वो क्या शो कर रहे हैं अबाउट वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी को शो करता है। सो वो जो फर्स्ट पैच है उसमें स्ट्रेट लाइन है, सो ग्रेडियंट कांस्टेंट है, सो मीन वेलोसिटी कांस्टेंट। जो सेकंड पैच है वो भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मीन ग्रेडियंट कांस्टेंट मीन वेलोसिटी कांस्टेंट। सो कांस्टेंट वेलोसिटी शो करनी है दोनों के लिए। और कांस्टेंट वेलोसिटी को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे शो किया जाता है? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऐसे। लेकिन इन दोनों जो ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा उनमें डिफरेंस क्या होगा? एक नीचे एक ऊपर, ऊपर कौन पहली कौन सी बनेगी, ऊपर या नीचे? पहले नीचे बनेगी, फिर दूसरी, पहले ऊपर बनेगी फिर नीचे। देखिए आप मुझे इन दोनों को कंपेयर करें, एक को मैं कहता हूं M1, एक को कहता हूं मैं M2, दोनों में से ग्रेडियंट किसका ज्यादा है? M1 ग्रेडियंट मीन स्टीपनेस पहले की ज्यादा है, दूसरे की स्टीपनेस कम है। ग्रेडियंट ज्यादा मीन स्पीड ज्यादा, ठीक। और इसका मतलब कि अगर जैसे ग्रेडियंट कम है उसकी स्पीड कम है। सो दोनों को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर शो करना है तो पहली को अगर ये कांस्टेंट स्पीड शो करनी है तो वैसे शो करूंगा, और दूसरी की कांस्टेंट स्पीड को मैं कम शो करूंगा, कुछ ऐसे। दोनों हैं कांस्टेंट स्पीड्स, दोनों स्पीड्स कांस्टेंट है, बट सेकंड की स्पीड, दैट सेकंड जो कांस्टेंट स्पीड है वो कम है। मीन पहले अगर 50 की स्पीड से चल रहा था, फिर हो सकता है वो 30 की स्पीड से चलना शुरू हो गया। जी क्लियर है? हमने ओ लेवल में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हमने ये देखा था कि ये जो पैच है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ये जर्नी के बारे में क्या डिस्क्राइब करता है? क्या ये फॉरवर्ड जर्नी है या बैकवर्ड जर्नी? ये वाला
हमने उस कल भी लिखा दिस इज रिटर्न जर्नी, ये रिटर्न जर्नी को शो करता है। और बाकी ये वाला पता चल रहा है फॉरवर्ड जर्नी में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ये भी फॉरवर्ड जर्नी, ये भी फॉरवर्ड जर्नी। सो द लास्ट पैच जिसमें वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो रिटर्न जर्नी को शो करता है। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आप देख के बता सकते हैं कि कौन सी जर्नी फॉरवर्ड है और कौन सी बैकवर्ड है, ऐसे ही है। क्या हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी देख के बता सकते हैं? इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देख के बता सकते हैं कि जर्नी के बारे में, कि वेयर इज द फॉरवर्ड जर्नी एंड वेयर इज द बैकवर्ड जर्नी, रिटर्न जर्नी? यस और नो? डेफिनेटली वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी और टाइम शो कर रहा होता है, ऐसे ही है। वेलोसिटी और टाइम शो कर रहा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी कहाँ इंक्रीज हो रही है, कहाँ डिक्रीज हो रही है। इसमें एक्चुअल जो पाथ है, जो मोशन का पाथ है जर्नी में, क्या वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, वो एटलीस्ट अभी तक हमें नहीं पता ये कहाँ पे शो की रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अब आगे हम करने लगे हैं ग्राफ्स, और हम आगे वाले जो ग्राफ्स करेंगे वो ऐसे ग्राफ्स होंगे जिसमें आपका ग्राफ नेगेटिव एक्सिस पे भी आएगा। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ समटाइम्स आप देखेंगे नेगेटिव एक्सिस पे आ जाएगा, और वो नेगेटिव एक्सिस पे जब आएगा, वो नेगेटिव एक्सिस पे जो ग्राफ होगा दैट बेसिकली शोज रिटर्न जर्नी। जब तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव एक्सिस पे रहेगा दैट इज द फॉरवर्ड जर्नी। अगर कहीं पे ग्राफ आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव एक्सिस पे आ जाए, सो दैट इज बेसिकली शोइंग रिटर्न जर्नी। इसकी एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये तो कंफर्म है ना कि रिटर्न जर्नी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये है। यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है? इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? ग्रेडियंट इसका नेगेटिव, लाइन फॉल कर रही है, ग्रेडियंट नेगेटिव है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी होती है, तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी नेगेटिव होती है। सो जहां जहां वेलोसिटी नेगेटिव होती है वो बेसिकली रिटर्न जर्नी शो करती है। सो अब मैं कुछ नेगेटिव एक्सिस वाले ग्राफ जो कि आपके ओ लेवल के सिलेबस में नहीं थे वो अब हम करने लगे। देखिएगा, टाइम एक्सिस तो नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पे एटलीस्ट। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो आपने अब फर्स्ट टाइम ये ऐसा ग्राफ भी देख रहे हैं जो आपका कुछ पोर्शन ऑफ ग्राफ इज ऑन द नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव वेलोसिटी एक्सिस। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सो मैंने अभी आपको बताया है कि फॉरवर्ड जर्नी कौन सी और बैकवर्ड जर्नी कौन सी। अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं इन पैचेस को 1 2 3 4, सो पैच 1 फॉरवर्ड जर्नी और बैकवर्ड जर्नी, फॉरवर्ड। पैच 2 फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं है। ये स्पीड कम हो रही है बट इट्स स्टिल अ फॉरवर्ड जर्नी। फॉरवर्ड रिटर्न जर्नी कैसे शो होगी? जैसे ग्राफ आपका नेगेटिव एक्सिस पे आएगा वो रिटर्न जर्नी शो कर रहा है। सो व्हाट अबाउट 3 एंड 4? दे आर बेसिकली शोइंग द रिटर्न जर्नी। सो आप नंबर ये ऐसे है जैसे कि पार्ट 1 में, ये प्लीज एक मिनट देखिएगा, ये है नंबर 1, स्टार्ट हुआ सपोज ओ से। अब मुझे वही नंबर 2 अगर मैं 5 एक्चुअली शो करूं तो इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा या रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाएगी? नंबर 2 का पैच मुझे अगर ग्राफ में शो करना है, मुझे एक्चुअली मैं ग्राफ की में जो एक्चुअल पोजीशन है ग्राउंड पोजीशन में वो शो करना चाह रहा हूं। मुझे यहीं से पैच 2 का ग्राफ मुझे अगर शो करना है, पाथ शो करना है, तो मैं इसी को ग्राफ को आगे एक्सटेंड कर दूं या रिटर्न जर्नी पे ले आऊं? एक्सटेंड करेंगे इसी से आगे, क्योंकि हमें पता है कि स्टिल इट्स अ फॉरवर्ड जर्नी, क्योंकि 1 एंड 2 बोथ आर शोइंग फॉरवर्ड जर्नी। डिफरेंस क्या है 1 एंड 2 में? एक में एक्सेलरेशन हो रही है, दूसरी में डिसेलरेशन। एक में स्पीड इंक्रीज हो रही है, दूसरी में स्पीड डिक्रीज हो रही है, बट दोनों हैं फॉरवर्ड जर्नी। ठीक हो गया? ओके, अब पैच 3 क्या होगा? पैच 3 रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। सो पैच 3 भी रिटर्न जर्नी है। पैच 4 वो भी रिटर्न जर्नी है।
वो भी रिटर्न जर्नी, सो पैच 4 ये रिटर्न जर्नी, सो 3 एंड 4 दोनों रिटर्न जर्नी है। क्या डायग्राम से मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसकी बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि जहां से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया वहीं पे वापस पहुंच गया? ये मैंने अंदाजे से ड्रॉ किया है, लेकिन क्या मेरे पास कोई ऐसी लॉजिक है कि जहां से मैंने स्टार्ट किया मैं वहीं पे वापस पहुंच चुका हूं? कोई है लॉजिक ऐसी? क्या है वो लॉजिक? सॉरी, देखिए एक्स एक्सिस पे पहुंच के वेलोसिटी जीरो हो गई है, यहां भी वेलोसिटी जीरो थी, यहां भी वेलोसिटी जीरो थी, यहां भी वेलोसिटी जीरो थी। अगर एरिया अंडर द ग्राफ दोनों का इक्वल हुआ, मीन अगर आपने एरिया, मीन ट्राइंगल, अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करें, ये आपको फॉरवर्ड डिस्टेंस बता देगा। फिर आप इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करें, ये आपको बैकवर्ड डिस्टेंस बता देगा। अगर ये ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया और नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया इक्वल हुआ, तो फिर इसका मतलब ये कि वो वापस उस पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया है, अदरवाइज वो हम नहीं कह सकते। सो ये टाइम एक्सिस पे दोबारा आ गया, वो सिर्फ वेलोसिटी जीरो हो गई है, इसके अलावा आपको नहीं पता चल रहा कि वो क्या वाकई ओरिजिनल पोजीशन पे है नहीं। सिर्फ अभी हमने ये सीखा है कि पॉजिटिव वेलोसिटी एक्सिस शोज द फॉरवर्ड जर्नी एंड नेगेटिव वेलोसिटी एक्सिस शोज द रिटर्न जर्नी। ओके, अब मुझे फर्दर एक और बात बताइए। पैच नंबर 1 ये तो डिसाइडेड है कि फॉरवर्ड जर्नी है। पैच नंबर 2 फॉरवर्ड जर्नी है। पैच नंबर 3 इज रिटर्न जर्नी। पैच नंबर 4 इज रिटर्न जर्नी। अब आपने मुझे पैच नंबर 1 में बताइए, एक्सेलरेशन हो रही है या डिसेलरेशन? एक्सेलरेशन सर। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो रही है, मीन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। व्हाट अबाउट सेकंड पैच, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। डिसेलरेशन हो रही है, ऐसे ही है, डिसेलरेशन इसको लिख सकते हैं। कोई डाउट? पैच 3 में बताइए, है तो रिटर्न जर्नी लेकिन उसमें और एक्सेलरेशन के बारे में बताइए। सर पॉजिटिव। ये एक्सेलरेट हो रहा है या डिसेलरेट हो रहा है? सर एक्सेलरेट। डिसेलरेट, एक्सेलरेट। यहाँ पे स्पीड कितनी थी इधर इस पॉइंट पे? यहाँ इसकी स्पीड जीरो थी, और यहाँ पे जब पहुंचा तो उसकी स्पीड -20 हो सकता है, हो गया, लेकिन नेगेटिव, आपकी स्पीड नेगेटिव तो नहीं होती, ये सिर्फ नेगेटिव क्या शो कर रहा है? इट्स अ रिटर्न जर्नी, अदरवाइज स्पीड आपकी 0 से 20 हो चुकी है। सो पैच 3 इज शोइंग एक्सेलरेशन, मीन पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एंड व्हाट अबाउट द पैच 4? नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन, मीन ये स्पीड अब कम होते होते फाइनली जीरो हो गई है, सो नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन इट इज डीसेलरेशन। जी ये बात क्लियर है? तो नई चीज आपने ये पढ़ी है, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो कि आपको बहुत से क्वेश्चन में चाहिए होगी, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव एक्सिस पे आए तो दैट शोज रिटर्न जर्नी। पैच 4 में डीसेलरेशन है, पैच 4 में देखिए उसकी स्पीड कम होके जीरो हो गई है। क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी नेगेटिव में हो सकता है? वैसे वो बहुत कम आता है, लेकिन चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। जरा सुनिएगा, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। आपने ओ से स्टार्ट किया, आपका डिस्प्लेसमेंट यहां तक इंक्रीज हो गया। पैच 1 क्या शो कर रहा है? फॉरवर्ड जर्नी। व्हाट अबाउट पैच 2? पैच 2 इज रिटर्न जर्नी। सो पैच 2 इज रिटर्न जर्नी, और वो रिटर्न जर्नी मीन फाइनली डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, मीन रिटर्न जर्नी और डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। सो ये सेकंड पार्ट, कोई मसला यहाँ तक? ये तो पहले ही किया। अब मैं दोबारा अगर यहीं पे इधर 3 इधर पैच ड्रॉ कर दूं, फिर इसका क्या मीनिंग होगा? कि फिर दोबारा फॉरवर्ड जर्नी की तरफ आ गया, और फिर अगर मैं ऐसे कर दूं तो फिर इसका मतलब बैकवर्ड जर्नी होगी। लेकिन अब इसका मीनिंग क्या होगा अगर मैं नेगेटिव यहाँ पे ले जाऊं?
इसका क्या मीनिंग होगा नेगेटिव एक्सिस पे? देखें, जो 1 है वो फॉरवर्ड जर्नी है, जो 2 है वो बैकवर्ड जर्नी है। मैं दोबारा अगर इधर ले जाऊं तो ये 3 फॉरवर्ड जर्नी है और ये 4 बैकवर्ड जर्नी है। लेकिन अगर 3 और 4 में नीचे ले जाऊं, उसका क्या मीनिंग होगा? मीन आगे जा रहा है क्या, मतलब कि पहले अगर ओ से राइट साइड पे फॉरवर्ड और रिटर्न जर्नी आपकी शो हो रही थी, तो अब इसका मतलब अगर थर्ड पैच शो कर रहा है कि अब वो ओ से दूसरी साइड पे मूव करना शुरू कर दिया, ऑपोजिट साइड पे। पहले अगर वो ओ से राइट साइड पे जा रहा था, तो नाउ इट इज मूविंग ऑन द ऑपोजिट साइड, मीन ओके, मीन अब वो थर्ड पैच मीन इट इज ऑन दिस साइड। और फिर वहां से फोर्थ में रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो रही है और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। मीन ये भी फॉरवर्ड और रिटर्न ही शो कर रहा है, लेकिन ऑपोजिट पाथ में। मीन आप पहले अगर ओ से ए वाली साइड पे पहले जा रहे थे, तो अब ऑपोजिट साइड से ओ से बी वाली साइड पे जाना शुरू कर दिया। तो लेकिन ये इतना ज्यादा पेपर में इसका कोई इतना रोल नहीं है क्वेश्चंस में, लेकिन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो रिटर्न जर्नी को शो करता है, वो आपको हमें पता होना चाहिए। ओके, एक मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच करने लगा हूं, आपने उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना। इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच कीजिए। जिस तरह का मैंने वी और टी एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, मैं ड्रॉ कर सकूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ? मेरे पास स्पेस नहीं है ना। मुझे नेगेटिव एक्सिस चाहिए या नहीं? नेगेटिव एक्सिस चाहिए। ये आपका फॉरवर्ड जर्नी है, ये बैकवर्ड जर्नी है। ऐसे ये फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड एंड सेकंड वन इज बैकवर्ड जर्नी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बैकवर्ड जर्नी को मुझे नेगेटिव एक्सिस पे शो करना होता है। तो इसका मतलब मेरे पास स्पेस नहीं है। मैं इसको कैसे होना चाहिए? इट शुड बी लाइक दिस। जी बताइए, फर्स्ट पैच को कैसे ड्रॉ करूं मैं? वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट है या डिक्रीज कर रही है? कांस्टेंट। सो कांस्टेंट वेलोसिटी। हमें एक्यूरेट पता नहीं है कितनी है, बस इस तरह ड्रॉ कर दी, किसी ने ज्यादा ऊपर किसी ने कम कर दी होगी, इससे कोई इश्यू नहीं है। अब कहा कि सेकंड ग्राफ को भी मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी से शो करना है, लेकिन वो ग्राफ कहाँ होना चाहिए? वो नेगेटिव एक्सिस पे जाना चाहिए। और एक और बात भी देखिए कि इंस्टेंटेनियसली ग्राफ की पोजीशन रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गई है। मीन उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं लग रहा। अगर कोई 1 सेकंड लगता तो मैं कैसे करता, 1 सेकंड के लिए ग्राफ ऐसे टिल्टेड बना देता या 2 सेकंड के लिए। लेकिन इंस्टेंटेनियसली, तो आप इंस्टेंटेनियसली बिल्कुल आप डॉटेड लाइन से ग्राफ को नीचे ले जाएं, सॉलिड ले जाएं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन डॉटेड से बेहतर। और अब आप ग्राफ शो करें कांस्टेंट वेलोसिटी को ऑन द नेगेटिव एक्सिस। सो ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी थी। एक को मैंने अबव द एक्स एक्सिस शो किया बिकॉज दैट वाज अ फॉरवर्ड जर्नी, नेगेटिव एक्सिस पे शो किया बिकॉज
सो रिटर्न जर्नी जब भी हम शो करेंगे इट शुड बी शोन ऑन द नेगेटिव एक्सिस. डन. ओके जी, नेक्स्ट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन करने के बाद हम फिर दोनों का मिक्स जी. इक्वेशंस ऑफ मोशन. Let's write those equations of motion. First is V is equal to U plus AT. Second, S is equal to half U plus V into T. Third, S is equal to UT plus half AT square. Fourth, 2AS is equal to V square minus U square. Here, what is U? Initial velocity. What is V? Final velocity. T time A acceleration and S is displacement, yard distance. आप लोगों ने शायद फिजिक्स में एक और भी पढ़ी हो, S is equal to VT minus half AT square भी होती है. बेसिकली अगर देखा जाए तो इक्वेशंस ऑफ मोशन ये 1, 3 and 4 यही 3 हैं. बाकी ये जो नंबर 2 भी लिखी हुई है या वो नंबर आप 5 भी लिखे वो इन्हीं में से एक्सटेंड करके लिखी हुई है, नहीं कि एक्सटेंशन है. और मैंने ये 4 इसलिए लिखी हैं कि आपकी फॉर्मूला शीट में ये 4 गिवन, सो हम इसी के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे. मीन वो 5th नहीं लिखी है, अगर आप उससे कोई क्वेश्चन करना चाहते तो आप कर सकते हैं, बट फॉर्मूला शीट में आपकी ये गिवन होगी. So V is equal to U plus AT, S is equal to half U plus V into T, S is equal to UT plus half AT square is equal and 2AS is equal to V square minus U square. और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कब अप्लाई हो सकती है, इसकी कंडीशन क्या है? क्या हम इसको हर केस में अप्लाई कर सकते हैं? Sir, नो. constant acceleration. Yes, for uniform mean for constant acceleration.
अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है देन वी कैन अप्लाई दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो नहीं अप्लाई कर सकते। सो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली, और किसी भी एक इक्वेशन को अगर आप देख लें तो हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। फर्स्ट में VUAT, सेकंड में SUVT, थर्ड में SUTA, फोर्थ में ASVU। सो हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स हैं। तो इसका मतलब अगर आपने कोई एक अननोन फाइंड करना है तो आपको कितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? 3। सो कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप अप्लाई करें इनमें से आपके पास 3 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास 3 इंफॉर्मेशन है तो नेक्स्ट टू मीन फोर्थ और फिफ्थ आप फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन आपकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।